नमस्कार दर्शकों, मैं प्रकृति मोहन आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी विभिन्न विषयों की जानकारी। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है बागवानी विकास परियोजना के शिमला में बढ़ते कदम। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री तेजराज शर्मा जी, जो उप निदेशक उद्यान शिमला हैं, और साथ ही JL हुड्डन जी, जो सामाजिक विकास विशेषज्ञ बागवानी विकास परियोजना है। तो सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 0177 2800 और हमारा दूसरा नंबर है 0177 2800 तो सबसे पहले मैं शर्मा जी आपसे हमारा सवाल रहेगा कि ये जो बागवानी विकास परियोजना है, इससे क्या तात्पर्य है, क्या है ये परियोजना? बागवानी विकास परियोजना हिमाचल सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना है जी, जो विश्व बैंक द्वारा पोषित की जा रही है जी, और ये बागवानी में नए आयाम स्थापित करने के लिए और बागवानी को अधिक बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से संचालित की जा रही है। और ये मुख्य रूप से जो समशीतोष्ण क्षेत्र हैं, जहाँ पर सेब इत्यादि फलों की बागवानी की जाती है, उसके लिए ये योजना सरकार द्वारा बागवानों के कल्याणार्थ संचालित की जा रही है। जी। अब हुड्डन जी से हमारा दूसरा सवाल है कि जो ये परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जाने हैं? इस परियोजना के अंतर्गत एक पहला कार्य तो जो सघन बागवानी है, जिसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम कहते हैं जी, उसकी बागवानी होनी है। और दूसरा वैज्ञानिक तौर तरीके से जो फार्मर के बागवानों के पास अभी के लगे हुए बगीचे हैं, उनका जो है जीर्णोद्धार करना जी, जी, उस पे। और तीसरा कार्यक्रम होना उसमें जो बागवानी से जुड़े हैं, उनको उनकी कार्य क्षमता, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए जो ट्रेनिंग, अवेयरनेस आदि इत्यादि का कार्यक्रम जो है इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। जी। तो शर्मा जी, आपसे अगला सवाल हम करेंगे कि जो ये परियोजना है, इस परियोजना के क्या मुख्य उद्देश्य हैं, या कह लीजिए कि किस उद्देश्य को लेकर ये परियोजना जो है हमारे ज़िला शिमला में चल रही है? वास्तव में बागवानी विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए की जाती है जी, कि जो हमारी सरकार द्वारा पोषण सुरक्षा लोगों को उपलब्ध करवानी है, और जो भारत सरकार का 2030 तक ये उद्देश्य है और टारगेट रखे गए हैं कि हम सभी लोगों में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे फलदार पौधे हैं वो विटामिन से और खनिज पदार्थों से भरे हुए होते हैं, और व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, और विशेष रूप से अगर हम कोविड-19 की जब बात करते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अति आवश्यक है। और वैसे तो कहा गया है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां खानी चाहिए। और वो विशेष रूप से अगर हम देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से, तो वो 5 बार 80-80 ग्राम के हिसाब से सुनिश्चित की गई हैं, लेकिन फिर भी पोषण सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। अब यदि हमने पोषण सुरक्षा उपलब्ध करवानी है तो हमारा उद्देश्य चला जाता है कि तब हमारे पास इतने फल उपलब्ध हों और उनका इतना उत्पादन हो, उनकी प्रोडक्टिविटी अधिक से अधिक हो, और वो अच्छी क्वालिटी के हों, गुणवत्ता के हों। तो और दूसरा उद्देश्य कि हम लोगों के लिए उनके जीवन को और उनकी आय को बेहतर बनाने के लिए भी हमारे वो जो बागवानी है वो उसके लिए भी सहायक हो। और विशेष रूप से जब ये निर्णय किया गया है और ये उद्देश्य रखा गया है, हम सभी के साथ हम साझा करते हैं कि 2022 तक हमारे बागवान किसानों की आय दोगुनी होनी है, तो डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, तब हमारे लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि हम बागवानी को के लिए नए आयाम स्थापित करें। जी।
अब हुड्डन जी, हमारा अगला सवाल आपसे रहेगा कि इस परियोजना में एक शब्द हम सुनते हैं, क्लस्टर। तो आप कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये क्लस्टर क्या है, क्या तात्पर्य है क्लस्टर का? क्लस्टर एक हमारा भूमि और जल से संबंधित एक ऐसी इकाई है जिसके अंतर्गत जो है जो बागवान जी। हैं वो शामिल किए जाते हैं। जी ये बागवानों के लिए परियोजना चलाई गई है, बागवानों के माध्यम से परियोजना को क्रियान्वित किया जाना है और विभाग जो है इसमें एक तकनीकी जानकारी बागवानों को मुहैया इस कार्यक्रम के तहत देगा। जी सही, क्या कोई सामूहिक कोई प्रोग्राम है? हाँ, ये सामूहिक तौर पर कार्यक्रम चलेगा जी। और इसमें लगभग हमारा जो अगर क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 20 से 30 हेक्टेयर भूमि होना आवश्यक है और उस क्षेत्र के अंतर्गत जो है पानी की उपलब्धता भी होना आवश्यक है। जी बिल्कुल, और क्योंकि साथ पानी के बगैर जो कृषि ये कैसे बागवानी होगी? खासकर हमारी जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन की अगर बात जी। करते हैं, जो रूट स्टॉक बेस्ड प्लांटेशन होनी है, उसके लिए जो है अति आवश्यक पानी की रिक्वायरमेंट रहती है। जी। और ये इसके लिए एक वाटर यूजर एसोसिएशन के गठन किया जाएगा और इस परियोजना के अंतर्गत जो है वो इस कार्यक्रम को जो है ग्राउंड लेवल पे जो चलाने के में सहयोग आप करेंगे। जी जी सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये बागवानी विभाग है, ये किस तरह से कार्य करता है? हाँ, बहुत ही उत्तम प्रश्न किया आपने। जब हम इतने बड़े विशाल परियोजना को संचालित करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका एक क्या सिस्टम होगा और वो किस प्रकार से जाकर धरातल पर योजना उतरेगी। हम इसमें हमारी सबसे जो अहम इकाई है वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट है। वो जो इस पूरे प्रोजेक्ट की का हम कह सकते हैं कि सबसे प्रथम इकाई है जो आगे इस योजना को संचालित करती है। वो उसके पश्चात आती है जो उनके साथ आगे समन्वय स्थापित करती है, वो है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। वो डायरेक्टरेट लेवल पर बनाई गई है और उसके पश्चात प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट में जो नोडल अधिकारी है वो संयुक्त निदेशक उसको देखते हैं और वो नोडल अफसर होते हैं जो डायरेक्टरेट स्तर पर हैं। फिर इसको जिला स्तर पर लाने के लिए जो उपनिदेशक उद्यान है हमारे जिला स्तर के, ये योजना फिर वहाँ से उनके माध्यम से जो भी उनके निर्देश होते हैं वो वहाँ पर आती है। फिर जितने भी उपनिदेशक उद्यान हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ इस योजना को संचालित किया जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, विशेष रूप से ये शिमला, चंबा और कुल्लू, इनमें मुख्य रूप से संचालित की जा रही है। और जो पार्शियली इसको अगर हम देखें तो ये विशेष रूप से कांगड़ा, मंडी, सिरमौर इत्यादि क्षेत्रों में की जा रही है, जिसमें जो किन्नौर और लाहौल स्पीति को भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ये जहाँ पर जो तापक्रम है या आप अगर समुद्र तल से ऊंचाई के माध्यम से देखें तो लगभग 1500 मीटर से ऊपर के जितने क्षेत्र आते हैं उनसे ऊपर वाले क्षेत्र में और जो सर्दियों में जहाँ पर पौधरोपण होता है, इस योजना को व्यापक स्तर पर धरातल पर उतारा जा रहा है। इस योजना में जिला इकाई के साथ आती है फिर विकासखंड की इकाई, जिसमें विशेषज्ञ उद्यान विकास अधिकारी होते हैं और एक वहाँ फैसिलिटेटर प्रोजेक्ट के लगाए गए हैं। उसके पश्चात जो निचले स्तर की इकाई है जहाँ ये क्लस्टर, जैसे अभी बात हुई कि क्लस्टर फॉर्म में बात होनी है, एक समूह में बात होनी है और वहाँ पर इसको उतारा जाता है। वहाँ एक वाटर यूज़र एसोसिएशन फॉर्म होती है और वो उस क्लस्टर में, और विशेष रूप से ये जो कार्य योजना है हम सभी परिचित हैं कि हिमाचल प्रदेश गाँव में बसता है और यहाँ पर लगभग 95% लोग जो हैं वो सीमांत या लघु श्रेणी में आते हैं, जिनकी भूमि 25 बीघा से कम है और वो उन लोगों की आगे भी जो जोत है वो छोटी होती जा रही है। तो इसको सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए उनके लिए किस प्रकार से बागवानी को सफल बनाया जाए और व्यावसायिक रूप से उनकी आय को बढ़ाया जाए, तो उस प्रकार से फिर वहाँ पर वाटर यूज़र एसोसिएशन का जल उपभोक्ता संघ का गठन किया जाता है और उसके माध्यम से फिर ये सभी इकाइयाँ एक लाइन में काम करती हुई एक निश्चित दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती हुई इस योजना को धरातल पर उतार रही है। हुडन सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शर्मा जी ने कहा जल उपभोक्ता संघ के बारे में
तो ये जो जल उपभोक्ता संघ है जी। ये किस प्रकार से गठित किया जाता है? जल उपभोक्ता संघ हमारा वो कहलाता है जो उस क्लस्टर के अंतर्गत जी लोग आते हैं और उनको हम जल उपभोक्ता संघ की संज्ञा देते हैं, जी जो बेनिफिट लेंगे इस कार्यक्रम का। और उनका गठन जो है उनकी दो, एक होगा जल उपभोक्ता संघ, जी एक उनका आगे हम उस संघ में से जो है वाटर वो मैनेजमेंट कमेटी का गठन करते हैं, जी जिसमें 9 से 12 या 11 लोग होते हैं, जी। जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और साथ ही साथ उनके साथ जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसमें 5 से 7 आदमियों का गठन चुने जाते हैं, वही जो जल उपभोक्ता संघ के लोग होंगे। जी जी और वो एक मैनेजमेंट कमेटी जो है वो विभाग सरकार के बीच में और जो बेनिफिशियरी हैं या स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करेगी। जी वो मैनेजमेंट कमेटी इसको चलाने में और लोगों को साथ लेने में सहयोग करेगी, ताकि ये कार्यक्रम जो है गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिशा निर्देश आते हैं उस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना और लोगों की क्या मुश्किल आते हैं इस कार्यक्रम को चलाने के लिए, जी। वो गवर्नमेंट के समक्ष रखती है। वो मैनेजमेंट कमेटी इसमें काम करेगी। और जब मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो जाता है जी उसके बाद जो है उसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो कि स्थानीय जो एसडीएम हो गए उनके ऑफिस में इसका गठन होगा। और वो जो जब गठन हो जाएगा उसके बाद जो है वो एक CPIR क्लस्टर प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है हमारी डिप्टी कमिश्नर जो चेयरमैन है और जो लाइन डिपार्टमेंट है उसका जो है हम अनुमोदन उनके माध्यम से उस कमेटी के माध्यम से करते हैं और क्लस्टर फॉर्मेशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई जो है क्रियान्वित की जाती है। जी सर, यहाँ आपसे एक बात हम और जानना चाहेंगे जी। कि जैसे आपने संघ के बारे में बताया जी। कि ये एक कड़ी का काम करता है, हाँ तो बागवानों को यदि कोई शिकायत है जी। तो वो भी क्या इस संघ के माध्यम हाँ, से ही उसके पहुंचाई लिए जा बाकायदा इस कार्यक्रम के तहत जो है एक ग्रीवियंसेस रिडर्सल फॉर्म जी का गठन किया गया है। जी उनके माध्यम से वो संघ अगर ब्लॉक लेवल की होगी तो ब्लॉक जैसे BIU जिसको हम SMS स्तर की वहाँ उसकी शिकायत करेंगे, जी। या ग्रीवेंसीज को अगर उनके माध्यम से वो सॉल्व नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आते हैं, जी। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं है तो स्टेट लेवल में जो PCU लेवल पे उस जो उनको मुश्किलातें आती है या उनके कोई सुझाव होते हैं जी। उन सुझावों को जो है गौर किया जाता है उसमें। जी। तो शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये परियोजना ये चल रही है शिमला में, जैसा कि है कि काफ़ी ज़्यादा विकास भी कर रही है ये परियोजना, तो हर एक परियोजना को चलाने के लिए धन की ज़रूर आवश्यकता होती है, तो इसका जो वित्तीय साधन है वो किस तरह से जुटाया जा रहा है, या फिर अगर हम कहें कि जो बजट है इस परियोजना के लिए तो वो किस तरह से मैनेज हो रहा है? हाँ, विशेष रूप से जो योजना शुरू की गई तो ये 1134 करोड़ रुपए की थी जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बनाई गई थी। जी। और जो अभी तक हम जैसे हमने अभी बात की कि वाटर यूज़र एसोसिएशन के माध्यम से इसको हम आगे सिंचाई के साधनों को सुदृढ़ करते हैं जी। और उनको बेहतर बनाते हैं। तो आप अगर हम शिमला ज़िले की बात करें तो शिमला ज़िले में हमने लगभग 62 क्लस्टर चयनित किए हैं और जिसमें से हमने 27 क्लस्टर्स की वाटर यूज़र एसोसिएशंस के लिए DPR तैयार कर दी हैं और वो जो उनकी कार्य योजना है वो लगभग 30 करोड़ की है और लगभग 45 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और आगे आने वाले समय में कार्य चल रहा है और जो आगे समूह बनाए जाएंगे उनके लिए उस योजना पर हमारे पास साथ जो इंजीनियरिंग विंग है वो कार्य कर रही है और आगे की DPRs बनाने का कार्य जोरों पर चला हुआ है। जी जी। और इस योजना में विशेष रूप से हम 2550 हेक्टेयर अभी हमने लक्ष्य रखा हुआ है कवर करने के लिए, तो हम अभी तक 1550 हेक्टेयर के लिए लगभग बना चुके हैं और 1000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र हमने इसमें कवर करना है, तो संभवतः हम उसे शीघ्र पूरा कर लेंगे। जी। तो हुड्डन जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये परियोजना है क्या जो हमारा ये शिमला ज़िला है इसमें यही विभाग कार्य कर रहा है या फिर कोई और संगठन या और विभाग भी कार्य कर रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न मैडम आपने किया। इस परियोजना को चलाने के लिए जो
बागवानी विभाग एक नोडल विभाग रहेगा जी। और साथ ही साथ हमारा बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में जो स्थित है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम रहेगा। और इसके साथ साथ हमारा जो HPMC है और मार्केटिंग बोर्ड है वो भी इस परियोजना को चलाने के लिए जुड़े हैं और किसानों के लिए, बागवानों के लिए जो है सुविधा मुहैया करवाने में लगे हैं। जी। तो शर्मा जी, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा बागवानी विभाग है उसकी क्या भूमिका रहती है इस परियोजना के अंतर्गत? वास्तव में बागवानी विभाग विशेष रूप से मुख्य नोडल डिपार्टमेंट है जी। जो जिसके कंधों पर इस पूरी परियोजना का भार है और जो आगे बागवानों के साथ सीधे जोड़कर इसमें समन्वय स्थापित करता है और उनके लिए इस योजना को चलाता है। और बागवानी विभाग की बहुत ही अहम भूमिका है। बागवानों को हमने जो इस योजना के अंतर्गत रोग रहित स्वस्थ पौध सामग्री प्रदान करनी है जी। और जो जिससे क्योंकि उत्तम पौध सामग्री ही एक अच्छे बगीचे की आधारशिला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो पहली और प्रथम इन्वेस्टमेंट है और जब हम अच्छे स्वस्थ पौधे लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी के होंगे तो वही आगे उसको प्रोडक्शन करेंगे और विशेष रूप से आप देखेंगे कि फिर वही सघन खेती के लिए आगे चला जाएगा। और दूसरा कि विभाग वहाँ पर जाकर उसकी पूरी योजना की मॉनिटरिंग करेगा। उसमें एक टीम बनती है, जैसे कि अभी दिखाया गया, वो टीम जाती है और ये बागवानी ये क्वालिटी के पौधे जब हाई डेंसिटी में लगेंगे तभी अधिक उत्पादन होगा। और यदि पौधों से अधिक उत्पादन लेना है और सघन खेती करनी है तो निश्चित रूप से पानी उसमें अहम भूमिका निभाता है। बिना जल सब सून है और अगर पानी होगा तभी हम अच्छी बागवानी कर पाएंगे। तो ये पूरी जो बागवानी है ये इसी की पानी इसकी आत्मा बन जाती है। और विशेष रूप से फिर जो मॉनिटरिंग का कार्य करता है विभाग की जो योजना चलाई जा रही है, वाटर यूजर्स अच्छे से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनको गाइड करना है, उनको दिशा निर्देश देने हैं और लोगों के यहाँ उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो करनी है और नई नई तकनीक विभाग ने उनको उसके साथ जोड़ना है। और इस योजना के माध्यम से ही हम अन्य विभागीय योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनके साथ जोड़ेंगे जिससे कि हमारे बागवान अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और हम अपने उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ा सकें, लेकिन वो गुणवत्ता युक्त हो और उनका आगे जो मार्केटिंग के लिए एक उनकी अच्छी सोच बन सके और उनको एक अच्छी मार्केट मिल सके और साथ में अपने स्वास्थ्य को भी वो अच्छा रख सकें। जी। सर, यहाँ पर एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जल के बारे में बताया तो जैसे अब हम जानते हैं कारखाने जो हैं वो अपना जो जितना भी कचरा है वो सारा जल में बहा देते हैं। तो क्या ये बागवानी को इस तरह का जो दूषित जल है वो प्रभावित करता है, और अगर प्रभावित करता है तो ऐसे कारखानों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की योजना है इस परियोजना में, या इस विभाग क्या करता है? वास्तव में जो आपका प्रश्न है वो आज के इस प्रदूषण से युक्त वातावरण को मुक्त करने के लिए हम कैसे आगे चलें। और यूं तो बागवानी अपने आप में फल भी देती है और एक ऑक्सीजन हाउस का काम भी करती है और लोगों के लिए, लेकिन जहाँ तक हम इस योजना में जल संग्रह की बात करते हैं वो तो विशेष रूप से स्थानीय तौर पर जो उनके अपने साधन हैं, जल के चश्मे हैं, सोर्स है पानी के, वहाँ से वो लेते हैं। लेकिन यदि कारखाने और इस प्रकार की होती है तो वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास शिकायत कर सकते हैं और ये भी हमारे क्लस्टर के और विभाग के माध्यम से वहाँ जा सकती है। यदि उनकी बागवानी को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए वो जो प्रदूषण के लिए सहायक हैं या प्रदूषण करने के लिए दोषी हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के कड़ा संज्ञान लेकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से उनके उस प्रदूषण को कम किया जाए या वो किसानों के लिए भरपाई करें। तो इसके लिए पूरी तरह से नियम बने हुए हैं और विशेष रूप से इसके लिए एक अलग प्रकार का प्रशासनिक
स्तर पर विंग है जो उनकी इन सभी समस्याओं को, और ये स्वाभाविक है और व्यवहारिक है कि इस प्रकार की समस्याएं जगह जगह पर आती रहती हैं, तो उसके लिए प्रयासरत है। जी हुड्डा जी, हम आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो आपने क्लस्टर के बारे में हमें बताया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये क्लस्टर की जो विस्तृत जो कार्य प्रणाली है, या किस तरह से वो कार्य प्रणाली बनाई जाती है और इसकी आवश्यकता क्यों है? इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान बनती है, इसमें 2 तरह की प्लानिंग हम करते हैं। एक तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जी। जो हमारा जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि पानी के ऊपर जो है मेन फोकस इस कार्यक्रम की परियोजना के अंतर्गत दिया गया, क्यों बगैर पानी के जो है हमारी बागवानी संभव नहीं है। जी। तो वो हमारी एक इंजीनियरिंग टीम जो है सर्वे करके, फिर वो पूरे एरिया का सर्वे करके कि कितने पानी की आवश्यकता है, कितनी पानी की उपलब्धता है, उसके हिसाब से वो जो है कहाँ टैंक बनना है, कहाँ से पानी आना है, उस पर जो एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं। और साथ ही साथ फिर जो जिनके लिए पानी आना है वो कितने बागवान जो है इससे लाभान्वित होंगे, उसमें जो है सीमांत बागवान भी होंगे, छोटे बागवान भी होंगे और मध्यम बागवान भी होंगे, जिसको स्मॉल मार्जिनल एंड मीडियम फार्मर्स हम कह सकते हैं। उसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। हाँ, दूसरी जो जातियां हैं उनको भी हम इसमें शामिल करते हैं। क्यों? हमने जो उत्थान करते हैं, आर्थिक और सामाजिक उत्थान करना है, वो उन लोगों का करना है जो हमारे अभी जिनके पास आय के स्रोत लिमिटेड है। तो इस परियोजना के तहत ये उद्देश्य रखा गया है कि हम उन बागवानों का जो है आय में बढ़ोतरी करने के लिए कैसे उसका उत्थान किया जाए, ताकि वो भी एक समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, और इस परियोजना में उन लोगों को हम शामिल करने का प्रावधान रखें। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान और क्लस्टर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम से ये एक बहुत अहम भूमिका है। और आने वाले समय जैसे बागवानी परियोजना 2023 तक ये चलनी है, तो वो उस कार्य योजना के ऊपर जो है कार्य होगा। जी। तो शर्मा जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस परियोजना में जो वित्तीय वितरण होता है वो किस तरह से होता है? बहुत ही उत्तम प्रश्न है। वास्तव में जैसे ही जिला मुख्यालय पे फंड्स आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो उसके पश्चात उन पैसों को हम अपनी वाटर यूजर एसोसिएशन के साथ एक MOU साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है, जितनी NOC की आवश्यकता होती है वो सभी होती हैं, और पर्यावरण के विषय को भी विशेष रूप से उसमें देखा जाता है। उसके पश्चात उनके बैंक अकाउंट में वो पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि जो आगे उन्होंने कार्य करने हैं फिर उन कार्यों को वो शीघ्रता से कर सकें। जी सर, अब हम आपसे हमारे कार्यक्रम का आखिरी संदेश लेना चाहेंगे। सभी बागवानों के लिए और सभी लोगों के लिए जो एक संदेश बनता है कि जल है तो कल है, ये एक मोटो है। जल है तो कल है, और जल ही अब उत्तम बागवानी का हल है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो आप सभी दोनों एक्सपर्ट से हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो दर्शकों, अगले हफ्ते एक और विषय के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।